लेकिन इनके प्रभाव क्या होंगे, इसका क्या समीकरण होगा, ये हम जानेंगे। मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। लखनऊ से रवि मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, तो मेरठ से भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं लखनऊ का ही रुख करना चाहूंगी रवि, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी ने तीसरी सूची में 6 नाम पर अपने पार्टी से प्रत्याशी उतारे हैं, बल्कि एक सीट पर टीएमसी को दिया गया है। लेकिन किस तरीके से इन नामों का आकलन आप करेंगे, किस तरीके से समझाइएगा, क्योंकि एक एक नाम को बड़े मंथन और विचार विमर्श के बाद उतारा गया है। क्या समीकरण बैठेंगे इन सीटों पर रवि? शायद रवि से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मेरठ का रुख करेंगे। मेरठ में भी मेरे सहयोगी है, लेकिन यहाँ पर अगर हम मेरठ की बात करते हैं तो यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी ने पंकज अपने उम्मीदवार को उतार दिया है। क्या समीकरण देखते हुए, चाहे क्षेत्रीय समीकरण हो, जातीय समीकरण हो, इन तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी ने की है? पंकज, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिस तरह से एक जो है सपा ने अपना प्रत्याशी यहाँ भानु प्रताप को उतारा है, लेकिन जो मेरठ की जनता है, मेरठ के लोग हैं जो सपा से जुड़े हुए, वो भानु प्रताप को नहीं जानते कि कौन है। हालांकि कहा जाता है कि भानु प्रताप जो है ईवीएम मशीन के लेकर जो एक अभियान चलाए, लगातार ये अभियान चलाते रहे, लगातार ईवीएम पे आरोप भी लगाते रहे। जो मूल निवासी बुलंदशहर के बताए जाते हैं और जो ये प्रेजेंट में जो है साहिबाबाद के राजेंद्र नगर में रह रहे हैं। लेकिन जब कल देर शाम जब मेरी जिला अध्यक्ष जो जो सपा के हैं उनसे बात हुई, भानु प्रताप के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा जैसे पंकज जी आप उनको जानते हैं ऐसे ही मैं जानता हूं। जिस तरह से नया प्रत्याशी मेरठ के अंदर सपा ने तारा है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जाति समीकरण की बात करें तो जाति समीकरण को लेकर लगातार जो बात करें, चाहे जाटों की बात करें, चाहे गुर्जरों की बात करें, चाहे पिछड़े जो है वर्ग उनकी बात करें, तो मेरठ जो है लगातार जो पिछली 3 योजनाएं की बात करें तो यहाँ बीजेपी का जो है जो राजेंद्र अग्रवाल है वो यहाँ 3 योजनाओं से जो है सांसद रहे हैं। तो जाति समीकरण में तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से राजेंद्र अग्रवाल यहाँ 3 बार से जो यहाँ सांसद रहे तो 70% वोट, क्योंकि अभी जब हमारे यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड चल रहा था तो उनका साफ तौर पर लोगों का कहना था कि चाहे राजेंद्र अग्रवाल हो, चाहे राजेंद्र अग्रवाल से अलग बीजेपी में कोई और प्रत्याशी उतार दिया जाए तो हम उसके साथ है। यानी कि जो वोटर है वो लगातार बीजेपी के साथ है, यानी कि किसी एक नाम के साथ नहीं। और जिस तरह से सपा ने अपना एक जो नया प्रत्याशी मेरठ के अंदर तारा है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है सपा के सामने, क्योंकि आने वाले समय में, क्योंकि अभी बीजेपी ने मेरठ के अंदर अभी अपने पत्ते नहीं खोले, क्योंकि सबसे ऊपर जो नाम है मेरठ में कुमार विश्वास के बाद हम जो रामायण देखते हैं, जो उसमें राम की भूमिका निभाते हैं अरुण, उनका भी लगातार नाम चल रहा है मेरठ। बिल्कुल, लेकिन देखिए ये तो बीजेपी की तरफ से और कहीं ना कहीं कुमार विश्वास को उतारा जाएगा या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। रवि का मैं रुख करना चाहूंगी। मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं लाइव। रवि, क्योंकि यहाँ पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, 6 प्रत्याशी, बल्कि एक जो सीट है वो भदोही से टीएमसी को मिली है। लेकिन रवि, ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि तमाम समीकरणों को साधते हुए समाजवादी पार्टी भी नजर आ रही है। हाँ देखिए, बिल्कुल सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए और पूरा चिंतन करने के बाद में जो सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान है वो किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि चर्चाएं थी कि तृणमूल कांग्रेस को भी क्या समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन में शामिल करेगी, क्या उसको सीट देगी, तो उसका भी वो भी तस्वीर साफ हो गई है। भदोही से तृणमूल कांग्रेस के खाते में वो सीट गई है, यानी कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी है वो भदोही की सीट से लड़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि एक कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने साफ किया है, यानी अखिलेश यादव ने साफ किया है कि जो 80 सीटों को लेकर जो विपक्ष का गठबंधन है समाजवादी पार्टी कांग्रेस, अब तृणमूल कांग्रेस भी उसका हिस्सा है। हालांकि अभी कुछ और दल भी ऐसे हैं, अपना दल कबीराबादी भी है, या उसके अलावा बाकी जो भी सहयोगी दल हैं जिनको इंतजार है, आजाद समाज पार्टी को भी इंतजार है क्या उसको भी शामिल किया जाएगा या वो भी अब एनडीए के साथ में है। तो ये फिलहाल अभी चीज़ें अभी इंतजार के लिए, क्योंकि अब आज जिस तरीके से आज तारीखों की घोषणा हो जाएगी, 3 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद फिर आदर्श आचार संहिता भी लग जाएगी। तो यानी कि अब समय वो खत्म हो चुका है, अब जो भी निर्णय लेना है वो जल्द लेना है, क्योंकि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, उसके बाद फिर समय नहीं रहेगा। तो ऐसे में जो भी चीज़ें बची हुई हैं, जो भी प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है वो कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज दक्षिण के 2 राज्यों में, कर्नाटक और 2 राज्यों में उनके जिस तरीके से उनके दौरे हैं, और कह सकते हैं जिस तरीके से अब पूरा चुनाव की तारीखों का भी आज ऐलान हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि अब लेकिन रवि, इससे एक और संदेश जो है वो अखिलेश यादव दे रहे हैं, क्योंकि लगातार ये एनडीए की तरफ से और तमाम नेताओं की तरफ से कहा जा रहा था और ये एक नैरेटिव भी बना हुआ था कि इंडिया गठबंधन जो है वो टूट के
कगार पर है। अखिलेश यादव अपनी सीटों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ जब हम ये देख रहे हैं कि एक एक सीट पर अपने गठबंधन सहयोगियों को भी सीटें दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक वो नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश यूपी में की जा रही है इंडिया गठबंधन को लेकर। देखिए, सारी चीज़ें शुरू हुई है नीतीश कुमार को लेकर, और जब ये पूरा जो इंडिया गठबंधन था, जिसमें पहले पूर्व की जो मीटिंगें हुई हैं, उस मीटिंग में कई नेताओं का ना पहुंचना और कांग्रेस को लेकर कई सारी जो चर्चाएं होना, उसके बाद फिर ये चर्चा होना नीतीश कुमार को इस इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें सहमति नहीं बनी। अब सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये लगातार कांग्रेस पार्टी के लोग राहुल गांधी का नाम लेते रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेते रहे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी है, वो भी एक बड़ा चेहरा थी, आम आदमी पार्टी के लोग थे, वो बड़े चेहरे के तौर पे। तो ऐसे में जो भी बड़े चेहरे थे, नीतीश कुमार खुद में एक बड़े चेहरे थे, अखिलेश यादव भी उसमें शामिल थे, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो चेहरा कौन बनेगा, जिस चेहरे के को लेकर ये जो पूरा और सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। मैं अपने सहयोगी पंकज के पास एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी। पंकज, सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था, चाहे एनडीए की बात कर ले या फिर लोगों की बात कर ले, क्योंकि एक ही नैरेटिव तो जा ही रहा था कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम यूपी में जब ये देख रहे हैं कि एक एक कर जो सहयोगी दल है उनको भी सीटें मिल रही हैं, तो एक ये नैरेटिव बदलने की कोशिश अखिलेश यादव यूपी में कर रहे हैं। जिस तरह से मेरठ में जो योगी आए, जिस तरह से अखिलेश यादव ने मेरठ में एक नया प्रयोग किया है, नया प्रत्याशी तारा है, भार का प्रत्याशी तारा है, इससे तो साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि अखिलेश यादव ने यानी कि यहाँ बात करें अतुल प्रधान की, तो अतुल प्रधान जो प्रधान से विधायक है, संगीत सोम को उन्होंने हराकर जो है वहां से जो है सीट जीती थी। योगेश वर्मा पूर्व मंत्री भी रहे हैं, और रफीक अंसारी, ये लोग लगातार जो टिकट की लाइन में थे। लेकिन जिस तरह से नया लोगों को यहाँ के बुलंदशहर के रहने वाले हैं भानु प्रताप, उनको टिकट दिया गया है, तो इससे साफ बिल्कुल लोगों के बीच एक मैसेज पहुंचा है कि जो नए लोगों पर जो है अखिलेश यादव वो प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, मनीष अग्रवाल जी भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन जब हम प्रत्याशियों की तरफ एक नज़र डालते हैं तो इसमें देखिए एक एडवोकेट है जो कि भानु प्रताप सिंह मेरठ से उतारे गए हैं, तो दूसरी तरफ जो मनोज कुमार हैं वो पूर्व एडीआई रहे हैं। और ऐसे में इन नामों को लेकर आप क्या समझ रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक बैकग्राउंड से आना, सियासी बैकग्राउंड से आना वो एक अलग प्रभाव रखता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जब इन प्रत्याशियों का ऐलान किया है तो वो किसी राजनीतिक दल या फिर किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हैं। क्या संदेश देने की कोशिश समाजवादी पार्टी ने की है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने एक ये प्रयोग करा है नए चेहरों को लाके टेस्ट करने का। जैसे अभी आपके संवाददाता बता रहे थे मेरठ में कि उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जिसमें मेरठ के सपा के कैडर में ही लोग उन्हें नहीं जानते हैं या बता नहीं पा रहे हैं कौन है। तो ये एक प्रयोग है। लेकिन जैसे अखिलेश यादव ने टीएमसी को एडजस्ट करा है यूपी में, लेकिन टीएमसी ने कांग्रेस को एडजस्ट नहीं करा है बंगाल में। और मैं आपको एक लार्जर ओवरव्यू अगर इस इलेक्शन का देना चाहूँ तो अभी तक भाजपा हिंदुत्व पे लड़ती थी और समाजवादी पार्टी एमवाई फैक्टर पे लड़ती थी। लेकिन जैसा कि मुझे लगता है आज चुनाव की घोषणा होगी और इस बार चुनाव का नैरेटिव जो होगा वो मोदित्व पे लड़ा जाएगा। इस बार का चुनाव जो है वो हिंदुत्व पे भाजपा नहीं लड़ेगी, मोदित्व पे लड़ेगी। तो आपको कोई ऐसा फिगर लाना पड़ेगा जो मोदी जी के सामने खड़ा होके वोट मांगे और अपनी क्रेडिबिलिटी बता पाए। जैसे मोदी जी कहते हैं ना, ये मेरी गारंटी है, ये मेरे बार बार कहने की गारंटी है, मेरी डिलीवरी की गारंटी है। तो इस बार जो चुनाव का नैरेटिव है वो हिंदुत्व नहीं है, मोदित्व है। और अभी विपक्ष के पास कोई ऐसा फिगर नहीं दिखता जो मोदित्व के सामने खड़ा हो पाए। ठीक है, इंदुकांत दीक्षित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंदुकांत जी, आवाज मिल रही है आप तक? जी, आ रही है। ये जो समाजवादी पार्टी के 6 उम्मीदवार हैं, हालांकि एक टीएमसी को भी दिया गया है, इंदुकांत जी, अब किस तरीके से आप देख रहे हैं, आपका विश्लेषण क्या कह रहा है इन सिलेक्शंस पर? क्योंकि मनीष अग्रवाल जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने इन 6 सीटों पर एक एक्सपेरिमेंट किया है, एक प्रयोग किया है नए चेहरों को लाकर। देखिए, मेरा मानना है कि जैसा मनोज जी कह रहे थे कि ये सारी चीजें प्रयोग अनुप्रयोग, जब एक फ्रस्ट्रेशन होता है, ये आशंका होती है किसी पार्टी को या किसी दल को कि यहाँ पे हमारे चांसेस कम हैं। खास तौर से आपने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आरएलडी जयंत उनका साथ छोड़कर चले गए, तो अब उनके पास एक्सपेरिमेंट करने के सिवाय कुछ खास बचा भी नहीं।
जिस तरह का माहौल पूरे देश में इस समय चल रहा है और इंडी गठबंधन के लोगों की क्या स्थिति है आपने देखा। हम्म। अखिलेश जी कहीं न कहीं जो एक मौका नीतीश जी ने और ममता ने गंवा दिया इंडी गठबंधन को एकजुट कर आगे लेके बढ़ने का, हम्म। कहीं न कहीं आपने देखा होगा कि इस बार के चुनाव में सपा सपा ने सबसे पहली बार एक खुशखबरी दी थी इंडी गठबंधन को बनाने की, हम्म। जिस समय ममता कांग्रेस सारे लोग साथ छोड़ के जा रहे थे। और उसी सपा ने एक कोशिश की है कि इंडी गठबंधन के सारे लोगों को कुछ न कुछ दे करके अपने साथ जोड़ने का एक पूरे देश में संदेश दें। ये एक सकारात्मक पहल है। हाँ। लेकिन समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या कर सकेंगे, इस पे बहुत कठिन संशय के बादल हैं। और ऐसे में एक्सपेरिमेंट करने के सिवाय मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि अखिलेश जी के पास कुछ खास बचा नहीं है। और इस तरह के जिस तरह की जातिगत राजनीति अखिलेश और उनकी पार्टी करती रही है, ऐसे में इस तरह के प्रयोगों का उन्हें कोई लाभ नहीं सिवाय एक संदेश देने का काम कर रहा हाँ, है। लेकिन अब अखिलेश यादव ये समझ चुके हैं कि परिवारवाद और जातिगत राजनीति से कुछ नहीं होने वाला, जनता को काम चाहिए, जनता को नए चेहरे चाहिए और उनके साथ आप आगे बढ़ेंगे तो शायद हो सकता है कि पार्टी आगे बढ़ सकती है। इंदुकांत जी, लेकिन एक और इसी बीच एक फैक्टर है, क्योंकि एनडीए या फिर तमाम जो लोग भी, जो आम जनमानस है, वो भी कह रहे हैं कि भाई इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर खुद ही कोई बात नहीं बनी। और हमने अलग अलग राज्यों में भी देखा कि जब आरएलडी नाराज होकर चली गई थी यूपी में समाजवादी पार्टी से अलग होकर बीजेपी के साथ, तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव नैरेटिव सेट हो रहा था समाज में कि सीट शेयरिंग सही तरीके से फॉर्मूला उसको लेकर बात नहीं बन रही है। क्या सीट शेयरिंग को की एक सीट को लेकर भी अखिलेश यादव कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, लेकिन अभी टीएमसी को एक सीट दे दी है भदोही, तो इस नैरेटिव को सेट बदलने की कोशिश अखिलेश यादव यूपी में कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ इतना नहीं है। देखिए, एक चीज और अखिलेश जी ने किया है कि जहां उनकी जीतने की कोई संभावना नहीं है उनको साथ देना। जैसे आपको उदाहरण दूं, वाराणसी सीट पे पता है कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई जीत नहीं सकता है, सभी लोग सपने में भी नहीं सोच सकते, तो उन्होंने वो सीट कांग्रेस को पकड़ा दी। अब गिनने के लिए आपने 17 सीट दे दी उनको, कांग्रेस को, लेकिन उसमें एक वाराणसी भी है। अब उस वाराणसी में सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ आज तक इन लोगों को कोई कैंडिडेट नहीं मिला। ऐसी सीटों को गिन कर करके या गिनवा करके आप क्या हासिल करेंगे? हाँ, एक संदेश वो दे रहे हैं कि यहाँ पे हियर इज अ पार्टी विथ अ डिफरेंस, जो समाजवादी पार्टी सभी जितने लोगों को भी एकोमोडेट कर सकती है। ये वहां तक कि टीएमसी, जिसने एक सीट भी इंडी गठबंधन के लोग अपने यहाँ नहीं दिया 42 सीटों में वेस्ट बंगाल में, उसको भी वो एडजस्ट कर रहे हैं। और सीट कौन सी दे रहे हैं? जिस सीट पर उनको जीतने की कोई संभावना नहीं है। तो ये भी एक तरीका है राजनीति का, और ये सीखने लायक है खास तौर से ममता जी के लिए। एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए, 42 सीटों में अगर 3-4 सीटें कांग्रेस को ममता जी दे दी होती, तो जो मुस्लिम का वोट वो चाहती है कि बटे न, कम से कम कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े होने से बढ़ता नहीं। वहां तो उन्होंने यूसुफ पठान को अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ उतार करके इतनी जबरदस्त फाइट कर दी है कि अधीर रंजन चौधरी से चुनाव के गठबंधन की संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने डेरेक ओब्रायन से माफी मंगवाई थी कांग्रेस ने, और उनके खिलाफ यूसुफ पठान को उतार दिया, जिससे उनके हार के सुनिश्चित किया जा सके। ऐसे में ममता बनर्जी ने बहुत गलत काम किया है राजनीतिक तौर पे। वहां पे वोटों का बंटवारा हो जाएगा। और मैं आपको आज की डेट में बता दूं कि 42 सीटों में बीजेपी को 18 मिला था। इस बार कोई शक नहीं है कि 25-26 भी हो सकता है, और ये ममता के लिए बहुत ही घाटे का सौदा हो सकता है। इसमें समाजवादी पार्टी के अखिलेश का ये संदेश देना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और ये काफी महत्वपूर्ण संकेत समझने भी होंगे। ठीक है, मेरे दोनों सहयोगी जो बने हुए हैं, एक बार उनके पास मैं जल्दी से लौटूंगी। पंकज जी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब उम्मीदवारों के ऐलान हो जाते हैं तो उस तरह का माहौल भी देखने को मिलता है, कहीं पर पोस्टर्स तो कहीं पर बैनर्स छपने शुरू हो जाते हैं। क्या इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है क्या पंकज? पंकज, मुझे लगता है कि आपने गलती से अपने आप को म्यूट कर लिया है, और ताकि आपकी आवाज सही तरीके से पहुंच पाए आप कृपया अनम्यूट कर लीजिए। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगी, जो भानु प्रताप है, भानु प्रताप मेरठ के लिए नया चेहरा है। सबसे पहली बार जो वो मेरठ में, यानी कि आज पहुंचेंगे, जो मेरठ की जो सपा से जुड़े हुए लोग हैं, पहली बार उनको देखेंगे। और उसके बाद ही जो
जो यहाँ के जो स्थानीय नेता है, जो लगातार जो टिकट की दौड़ में लगे थे, चाहे अतुल प्रधान हो, चाहे इसमें जो रफीक अंसारी हो, चाहे इसमें योगेश वर्मा हो, वो भी उनको भली भांति नहीं जानते। हालांकि जो भानु प्रताप है अधिवक्ता है और ये शहर के रहने वाले, मेरठ में पहली बार पहुंचेंगे और अभी तक यानी कि 2011 से मेरठ में मौजूद हूँ, पहली बार मैं भी भानु प्रताप से मिलूंगा। तो अभी जो बात करें उनके पोस्टर की, जो स्थिति, अभी तो मेरठ की जनता भानु प्रताप को नहीं जानती और आज वो मेरठ में पहली बार पहुंचेंगे। तो आप कयास लगा सकते हैं कि जिस तरह से जो है अखिलेश यादव ने मेरठ में नए चेहरे को एक टिकट दिया है, एक नया ही प्रयोग उन्होंने यहाँ पर किया है। जी ठीक है रवि का मैं एक बार जल्दी से रुक करना चाहूंगी। रवि, यहाँ पर किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है, ना केवल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बल्कि बीजेपी या फिर तमाम जो दल है उनकी तरफ से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उनकी तरफ से क्या पोस्टर्स, क्या बैनर्स, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? हाँ देखिए, अभी चुनाव प्रचार तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है उसमें कई सारे बीजेपी के अगर नामों की बात करें तो कई सारे दूसरी या तीसरी बार उनके नामों पर मोहर लगी, यानी उनको मौका मिला है। अगर हम समाजवादी पार्टी कांग्रेस की या उनके सहयोगियों की बात करें तो उसमें कोई बहुत बड़ा चेहरा अभी तक नहीं आया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को लेकर तस्वीर साफ नहीं है कि वो यूपी से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। बनारस की एक सीट का जिक्र हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से चुनाव लड़ने वाले, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रत्याशी कौन उतारेगा, कांग्रेस की तरफ से अगर चेहरा होगा तो वो कौन होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होगी। पिछली बार अमेठी से राहुल गांधी हार गए थे, तो इस बार अमेठी की सीट पर किसको चुनाव लड़ाना है, रायबरेली की सीट पे कौन जाएगा, तो बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो विपक्ष का गठबंधन था जिसमें सुभाषपा और आरएलडी साथ में थी, वो विधानसभा चुनाव में तस्वीरें थी, इस बार लोकसभा चुनाव में तस्वीरें उलट है। सुभाषपा भी एनडीए यानी बीजेपी के साथ में है, आरएलडी भी बीजेपी के साथ में। तो ऐसे में सवाल ये उठता है पूर्वांचल और पश्चिम को लेकर जो समाजवादी पार्टी की जो कोशिश थी कि वहां से अच्छा नतीजा आएगा, वो नतीजा बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा। ऐसे में छूटी हुई सीटें थी, वो लगता है बीजेपी आसानी से हासिल कर ले, क्योंकि 80 मिशन 80 को जीतने का दावा बीजेपी जिस तरीके से कर रही थी, अब उनके पास लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरीके से सूची जारी की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या वो पीडीए फॉर्मूले को लेकर कितना कारगर साबित होगी, वो देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। रवि, पंकज, बहुत शुक्रिया, और इंदुकांत दीक्षित जी और मनीष अग्रवाल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ चर्चा आपने की और तस्वीरें साझा की, हमारे सहयोगियों ने उनका भी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में